Welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today, this is the second lecture of body fluids and circulation. In first lecture, we have done the first part of the blood. That is, पहले हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उठाया था, उसमें पहले हमने ब्लड वेसल्स पढ़े थे, उसके बाद हमने ब्लड उठाया था. ठीक है, ब्लड में हमने प्लाज्मा भी पढ़ा था और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम पढ़ रहे थे. फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, सब उसके बारे में देखा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्रोम्बोसाइट्स, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स का तीसरी सेल, दैट इज द थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स. ठीक है, उसके बाद हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे और उसके बाद हम ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे. आई होप कि पहला लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा. और जो ये ब्लड पार्ट है, ब्लड पार्ट से हर साल यहां से क्वेश्चन बनता है. एंड आई होप कि आप अच्छे से नोट्स बना पाओगे और हर उस चीज को कमेंट सेक्शन में लिखोगे जिसकी कमी आप यहां पे आपको रहती है. ठीक है, यहां पे जिसकी कमी होती है. ठीक है, तो यहां पे हम इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पहले क्या, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, उसके बाद हम ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे. इसी के साथ ये जो ब्लड का पार्ट है इस चैप्टर में ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए आप हेडिंग लिखिए थ्रोम्बोसाइट्स. क्या थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स आप लिखिए. थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं ये प्लेटलेट्स. ठीक है, प्लेटलेट्स भी कह सकते हो आप, प्लेटलेट्स. थ्रोम्बोसाइट्स का पहला पॉइंट आप लिखेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स का पहला पॉइंट आप लिखोगे, ये ओनली प्रेजेंट होते हैं, ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स, ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स. ये थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं ना, ये मैमल्स में ओनली प्रेजेंट होते हैं. किन में? मैमल्स में होते हैं. एंड नंबर 2 अगर आप लिखोगे, नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्स कितने होते हैं? ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर. ठीक है, ये 1,50,000 से 1,50,000 से 3,50,000 पर mm³ में होते हैं. ठीक है, पर mm³ में 1,50,000 to 3,50,000 थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं. उसके बाद ये प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूसड बाय fragmentation of megakaryotes in रेड बोन मैरो. इन रेड बोन मैरो ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगाकैरियोट्स इन रेड बोन मैरो. रेड बोन मैरो में मेगाकैरियोट्स की फ्रेगमेंटेशन, मेगाकैरियोट्स की फ्रेगमेंटेशन की वजह से ये थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं. देखिए ये मेगाकैरियोट है, मेगाकैरियोट है. ठीक है, इस मेगाकैरियोट, ठीक है, ये मेगाकैरियोट है. ठीक है, मेगाकैरियोट्स. ठीक है, मेगाकैरियोट्स, ये मेगाकैरियोट्स है. रेड बोन मैरो में इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है. जब फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी ना, यहां से सर बनेंगे, यहां से बनेंगे प्लेटलेट्स. ठीक है, यहां से थ्रोम्बोसाइट्स बनेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स है. ठीक है, इन थ्रोम्बोसाइट्स में एक क्लॉटिंग सब्सटेंस होता है, इसको हम कहते हैं, याद रखना, थ्रोम्बोप्लास्टिन इसे कहते हैं. ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन. सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये थ्रोम्बोसाइट्स कैसे प्रोड्यूस होती है. सर मेगाकैरियोट्स की जब फ्रेगमेंटेशन होती है, किसमें? जब मेगाकैरियोट्स की फ्रेगमेंटेशन रेड बोन मैरो में होती है, वहां से थ्रोम्बोसाइटन बनते हैं, यहां से थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं. और जो थ्रोम्बोसाइट्स है इनमें क्लॉटिंग सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन. इसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं. तो इट मींस दैट यहां पे फंक्शन आप लिखोगे, यहां पे आप फंक्शन लिखोगे, तो फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स मेन फंक्शन अगर देखेंगे ना, मेन फंक्शन इसकी है ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग में ये थ्रोम्बोसाइट्स मदद देते हैं. ब्लड क्लॉटिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, क्योंकि इसमें एक क्लॉटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन. तो थ्रोम्बोसाइट्स की एक फंक्शन है, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि इनमें अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन. और जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस इनका सर्कुलर और एंड ओवल होता है, सर्कुलर एंड ओवल होता है. ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे इनके पास जो शेप, नहीं सॉरी शेप इनकी जो है, शेप ओवल और ये होती है. ठीक है, शेप होती है
ओवल एंड सर्कुलर, ओवल एंड सर्कुलर। बट यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो ये बातें मैंने आपको बोली अबाउट द थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स आल्सो कॉल्ड द प्लेटलेट्स, ठीक है। ये ओनली प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में। जो थ्रोम्बोसाइट्स है ना, नंबर कितना होता है इनका, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ में। उसके बाद इनकी प्रोडक्शन ये प्रोड्यूस होती है बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द मेगाकैरोटस। मेगाकैरोटस की फ्रेगमेंटेशन की वजह से जो रेड बोन मैरो में बन जाती है, ठीक है, जो रेड बोन मैरो में हो जाती है, वहां पे फ्रेगमेंटेशन होती है मेगाकैरियोट्स की और रेड बोन में, ठीक है, और वहां से प्रोड्यूस होता है थ्रोम्बोसाइट सर। और यहाँ पे अंदर इन थ्रोम्बोसाइट्स के अंदर एक क्लॉटिंग सब्सटेंस होता है, इसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, एंड दैट इज व्हाई कि थ्रोम्बोसाइट्स आर एसोसिएटेड विद द ब्लड क्लॉटिंग। इनकी शेप ओवल और यहाँ पे सर्कुलर होती है, बट यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है थ्रोम्बोसाइट्स में। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट्स में भी न्यूक्लियस एब्सेंट, बट डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखना। और एक टर्म आप लिखोगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है लो प्लेटलेट्स काउंट, लो प्लेटलेट्स काउंट। अगर प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाएगा, लो हो जाएगा बॉडी में, उसको हम कहते हैं, उस टर्म को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और लाइफ स्पान, थ्रोम्बोसाइट्स का लाइफ स्पान होता है 1 वीक। लाइफ स्पान होता है थ्रोम्बोसाइट्स का 1 वीक इनका लाइफ स्पान होता है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट द थ्रोम्बोसाइट्स। आई होप कि आपने ये सब बातें समझी होगी, ठीक है। अब आप लिखोगे नंबर, ब्लड सेल्स का नंबर, ठीक है। इन फॉर्मड एलिमेंट्स में जो ब्लड सेल्स होते हैं इनका नंबर सबसे ज्यादा आरबीसी होते हैं, उससे कम सर थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, यानी प्लेटलेट्स होते हैं, और सबसे कम अगर हम देखेंगे सर वो डब्ल्यूबीसी होते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पान सर लेस देन 10 डेज, ठीक है। प्लेटलेट्स का 1 वीक होता है, आरबीसी का 120 डेज। आफ्टर 120 डेज ये कहाँ चली जाएगी सर, ये स्प्लीन में चली जाएगी, और लास्ट में फिर डिस्ट्रक्ट हो गए बाय द माइक्रोफेज, ये कहां पे पहुंचती है, लिवर में फिर से पहुंचती है। सो यहां पे ये याद रखना। तो यहां तक हमने पढ़ा जो ब्लड है ना, ब्लड का प्लाज्मा पार्ट, उसमें हमने प्लाज्मा पार्ट पढ़ा वाटर 90%, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 1% वो भी पढ़ा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस 9% वो भी हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट कैन आई से, हमने पढ़ा फॉर्मड एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर्मड एलिमेंट जो है ना, फॉर्मड एलिमेंट्स में हमने पढ़े एरिथ्रोसाइट, उसके बाद ल्यूकोसाइट, और उसके बाद थ्रोम्बोसाइट्स। आई होप कि यहां तक आपने कंपोजिशन ऑफ ब्लड जाना होगा, क्योंकि यही से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लिखते हैं दैट इज व्हाट सर, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, दैट इज कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड याद रखना, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड यानी कभी सर जब हमें जख्म लगता है या यहां से टिश्यू इंजर्ड हो गया, आफ्टर 2 मिनट्स खुद ही ब्लीडिंग बंद हो जाती है। हमें समझाए ये कौन बंद करता है, ये कैसे बंद हो जाती है, ये ब्लीडिंग जो है ये खुद ही कैसे बंद हो जाती है, हमें इसके पीछे जो मैकेनिज्म है सर ये समझाए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इसी से भी बनता है, ठीक है, इससे भी बनता है। तो यहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड, और उसी को हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। यानी कभी टिश्यू इंजर्ड होता है एंड आफ्टर 2-3 मिनट्स ये रेंज करता है 8 मिनट्स तक, ठीक है। तो आफ्टर 2 to 8 मिनट्स यहां से ब्लीडिंग खुद ही बंद हो जाती है, और हमें समझाइए सर इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, और इसी को हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं कि कैसे ब्लड कोगुलेट हो जाता है, यानी कैसे कोगुलेशन ये करता है जब यहाँ पे टिश्यू को इंजरी आती है। तो हम एक टिश्यू बनाएंगे, ठीक है, हम एक टिश्यू बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। ये मैं यहाँ पे एक टिश्यू बनाऊंगा, ठीक है, टिश्यू बनाऊंगा, ये मैंने टिश्यू बनाया, और यहाँ पे जो टिश्यू है ना, यहाँ पे इंजरी आ गई टिश्यू की,
टिश्यू की इंजुरी आ गई। जो ही ये इंजुरी आती है ना टिश्यू की, जब यहाँ पे जख्म लगता है ना, जहाँ जो ही ये जख्म यहाँ पे लगता है ना, उसी वक्त यहाँ पे प्लेटलेट्स अंदर जमा होते हैं। सर प्लेटलेट्स क्यों जमा होते हैं? क्योंकि पहले ही मैंने बोला ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है और इसी का ही काम होता है, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स, दैट आर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की वजह से क्या होता है, उसकी फंक्शन ये होती है क्या, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की फंक्शन होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट होता है, ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है प्लेटलेट्स में, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जो ही यहाँ पे इंजुरी आ गई टिश्यू की, उसी वक्त ये जो प्लेटलेट्स है ना, ये जो प्लेटलेट्स यहाँ पे जमा हो गई ना, प्लेटलेट्स क्या करते हैं सर, प्लेटलेट्स रिलीज करती है, प्लेटलेट्स रिलीज करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि इनके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट होता है। प्लेटलेट्स क्या रिलीज करेगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। और जो टिश्यू है ना, टिश्यू फैक्टर, ठीक है, जो टिश्यू है ना, टिश्यू फैक्टर भी रिलीज करता है, टीएफ, टिश्यू फैक्टर भी रिलीज करता है, टिश्यू फैक्टर भी रिलीज करता है क्या, ये भी रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जो ही यहाँ पे टिश्यू की इंजुरी आ गई, प्लेटलेट जमा होकर उन्हें रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू फैक्टर भी रिलीज क्या करते हैं सर, ये भी रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन जब यहाँ पे रिलीज हो गया इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्टिवेशन हो जाती है थ्रोम्बोकाइनेज की, किसकी, एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज की एक्टिवेशन हो जाती है। ये इनएक्टिवेटेड एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, ये प्रेजेंट होता है ऑलरेडी हमारे ब्लड में, बट एक्टिवेट होता है जब यहाँ से टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो जाएगा एंड इन प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम एक्टिवेशन ऑफ द थ्रोम्बोकाइनेज होता है। ये जब ये एक्टिवेट होता है ना, पहला काम ये करती है, ये इनएक्टिवेशन करता है, ये इनएक्टिवेशन करता है एंटीकोगुलेंट, इनएक्टिवेशन ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है सर, एंटीकोगुलेंट होता है हेपेरिन, यानी जो हमारे ब्लड को अंदर ब्लड वेसल्स में क्लॉट नहीं होने देता है, दैट इज हेपेरिन। एंटीकोगुलेंट है जो कोगुलेशन नहीं होने देता है ब्लड का, बट जहां से इसकी थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की वजह से एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज हो गया, ये क्या करता है, ये यहाँ पे जो यहाँ से ब्लड चलता है ना, इसके जो एंटीकोगुलेशन करता है, ठीक है, यहाँ पे इसकी कोगुलेशन करता है, यानी इनएक्टिवेशन करता है हेपेरिन की इनएक्टिवेशन करता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि लिवर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। नंबर वन अगर आप लिखोगे दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, जो मैंने ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा में पढ़ाया था, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन पहला इसने प्रोड्यूस किया, लिवर ने प्रोड्यूस किया, याद रखना, लिवर ने प्रोड्यूस किया प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन इसने प्रोड्यूस किया, बट किसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस करता है, थ्रू विटामिन के प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एट कैल्शियम आयन्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, थ्रू विटामिन के ये क्या करता है सर, ये प्रोड्यूस करता है प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है, बट ये इनएक्टिव होता है, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ना, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है यही थ्रोम्बोकाइनेज। जब यहां से लिवर से प्रोड्यूस हो गया प्रोथ्रोम्बिन थ्रू द विटामिन के, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, इसको एक्टिवेट करता है थ्रोम्बोकाइनेज, किसमें, थ्रोम्बिन में करता है, ठीक है, थ्रोम्बिन में करता है। एंड यहां से दूसरा प्रोटीन जो है, जो इसमें मदद देता है, दैट इज फाइब्रिनोजन जो है ना, फाइब्रिनोजन को क्यों सर एक्टिवेट होना है, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, यहाँ पे हमें इनसॉल्युबल फाइब्रिन चाहिए, ठीक है। ये फाइब्रिनोजन जब लिवर प्रोड्यूस करेगा तो उसकी वजह से तो यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ द थ्रोम्बिन इस पे एक्ट करेगा और ये फाइब्रिनस में
इसको यानी सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइब्रिन्स में यहाँ पे क्या करेगा सर, इनसॉल्युबल फाइब्रिन्स में इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, याद रखना लिवर ने प्रोड्यूस किया प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है थ्रू द विटामिन के, इसको एक्टिवेशन करता है थ्रोम्बोकाइनेज इनटू द थ्रोम्बिन। एंड नंबर 2 फाइब्रिनोजन भी ये स्टिमुलेट करता है, प्रोड्यूस करता है क्या, फाइब्रिनोजन में, फाइब्रिनोजन सॉल्युबल होता है। इस पे कौन एक्ट करता है, थ्रोम्बिन एक्ट करता है और उसको फाइब्रिनोज में इसको कन्वर्ट करता है, वो इनसॉल्युबल होते हैं, फाइब्रिनोज में करते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। बट यहां पे देखना, एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का कैटलिस्ट बन रहा है, एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का कैटलिस्ट बन रहा है, इसको हम कहते हैं कास्केड सिस्टम। तो जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं इस वाले ड्यूरिंग द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू कास्केड सिस्टम होता है। कास्केड सिस्टम बोले तो एक का प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन का कैटलिस्ट बनता है, ठीक है, याद रखना ये बात। तो यहां से जो फाइब्रिन्स है ना, फाइब्रिन्स क्या करेंगे, फाइब्रिन्स यहां से ऐसे फाइब्रिन्स पे जमा होके और अंदर सीरम प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर क्लॉट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये जो फाइब्रिन्स है ऐसे जमा होके क्या बनाएंगे सर, क्लॉट बनाएंगे। अंदर से ये सॉफ्ट क्लॉट बनाता है, बाहर से हार्ड क्लॉट बनाता है और अंदर सीरम प्रेजेंट होता है। सो सीरम क्या होता है, जो मैंने पहले ही बोला था कि अगर हम ब्लड में से, अगर हम क्या प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को बाहर निकालेंगे उसको हम सीरम कहते हैं। अब ये फाइब्रिन जो है इनसॉल्युबल होते हैं, फाइब्रिन ऐसे जमा होके एक क्लॉट बनाते हैं, अंदर से सॉफ्ट क्लॉट, बाहर से हार्ड क्लॉट, और ये एक क्लॉट बनाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। एंड दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, जिस द मैकेनिज्म बिहाइंड द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ये देखिए, मैकेनिज्म बिहाइंड द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। आई होप कि आपने समझा होगा। यहां पे इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि फाइब्रिनोजन को कौन एक्टिवेट करता है, इसको इनसॉल्युबल से इनसॉल्युबल कौन बनाता है, थ्रोम्बिन, याद रखना, ठीक है, थ्रोम्बिन से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, थ्रोम्बिन। और कैल्शियम आयंस एंड अगर हम देखें लिवर से प्रोड्यूस होता है क्या, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन थ्रू विटामिन के, ये था कोगुलेशन ऑफ ब्लड, आई होप कि आपने ये समझा होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया इस पे, ठीक है, और आपके सामने ये जैसे मुझे आता था वो मैंने ऐसे समझा है, और इससे कोई मुझे नहीं लगता है इसे कोई और चीज है सो दैट किसको आप समझोगी। ये बहुत ही आसान है और आपके एनसीईआरटी में कोगुलेशन ऑफ ब्लड एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिया गया है, मैंने यहाँ पे फ्लो डायग्राम में बनाया, ठीक है। तो चलिए मैं आप डिक्टेट करूंगा, पॉइंट 2 4 आप लिखेंगे, ठीक है। देखिए, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग called cascade system where each product act as catalyst for next step in this reaction, याद रखना, इस रिएक्शन में जो हमने अभी देखी, ठीक है, in this reaction 13 clotting factors are responsible. 13 clotting factors are responsible. इस रिएक्शन में 13 clotting factors responsible होते हैं। कितने? 13 clotting factors, ठीक है। Calcium ions plays an important role as thromboplastin from the platelets and thromboplastin from the tissue factor, ठीक है। इनको in presence of the calcium ये क्या करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का एक्टिवेशन करते हैं। तो calcium ions plays an important role in clotting. Calcium ions plays an important role in clotting. Calcium ions, ठीक है, calcium ions। अब रोल ऑफ विटामिन के भी आप लिखोगे, रोल ऑफ विटामिन
के आप लिखोगे बेटा, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, और फॉर्मेशन ऑफ, responsible for formation of 4 to 7 9 10 clotting factors, 4 to 7 9 10 clotting factors, clotting factors याद रखना विटामिन के की जो रोल, ठीक है, clotting factors, ठीक है, clotting factors। अब आप लिखोगे इसमें से कितने clotting factors जो है 13 clotting factors है रेस्पॉन्सिबल, कुछ हम लिखेंगे उसमें से, ठीक है। लिखिए ऊपर क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स आप लिखेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स आप लिखेंगे, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स। नंबर 1 क्लॉटिंग फैक्टर जो लिवर प्रोड्यूस करते हैं सर, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। नंबर 2 सर फाइब्रिनोजन, 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 ठीक है। नंबर 3 आप लिखेंगे टिश्यू फैक्टर, ठीक है, ये लिवर करता है प्रोड्यूस, ठीक है। अब टिश्यू फैक्टर, टिश्यू फैक्टर दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट्स भी क्या करते हैं रिलीज सर, ये भी रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। और लिखोगे आप कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस। एंड लास्ट में आप लिखोगे अननोन होता है 6th नंबर, ठीक है, अननोन होता है 6th नंबर, अननोन 6th नंबर। ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर जो इस कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, ठीक है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। नंबर 1 इज द प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, नंबर 2 इज द फाइब्रिनोजन, इसको भी लिवर प्रोड्यूस करता है, नंबर 3 इज द टिश्यू फैक्टर दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयंस, विटामिन के तो पता ही है, और अननोन 6th नंबर है, अननोन 6th नंबर। दीज आर सम क्लॉटिंग फैक्टर्स जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, किसमें करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब आप लिखेंगे सम एंटीकोगुलेंट, से नोट में लिखना, ठीक है, नोट में लिखना सम एंटीकोगुलेंट्स, सम एंटीकोगुलेंट्स, सम एंटीकोगुलेंट्स। चलिए लिखिए कुछ एंटीकोगुलेंट्स। नंबर 1 इज द हेपेरिन, हेपेरिन जो अभी मैंने बोला जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ये मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स रिलीज करती है जो हमारे ब्लड को क्या, जो हमारे ब्लड को कोआगुलेट नहीं होने देता है। नंबर 1 इज द हेपेरिन, हेपेरिन, ठीक है। हेपेरिन में आप लिखोगे प्रेजेंट इन ब्लड मास्ट सेल्स बेसोफिल्स, प्रेजेंट इन ब्लड मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, एंड बेसोफिल्स याद रखना, एंड बेसोफिल्स, ठीक है, एंड बेसोफिल्स। नंबर 2 आप याद रखना ये रिलीज करते हैं, ठीक है, ठीक है, ब्लॉक्स, ब्लॉक इज द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन ये ब्लॉक करता है, ब्लॉक्स, ब्लॉक इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक इज द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन को ये ब्लॉक करता है, जो अभी आपको मैंने समझाया। पहला एंटीकोगुलेंट था। अब सेकंड आप लिखोगे वेफेरिन, वेफेरिन भी एक एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में, ठीक है, वेफेरिन, वेफेरिन ये क्या करता है, वेफेरिन ये ब्लॉक करता है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के, ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ आफ्टर द कोगुलेशन, ये फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के को ब्लॉक करता है, इट मींस इट्स एंटीकोगुलेंट, ठीक है, एंटीकोगुलेंट। नंबर 3 आप लिखोगे जो ब्लड बैंक्स में एंटीकोगुलेंट यूज होता है दैट इज EDTA, EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड, ठीक है। ये कहां पे यूज होता है सर, ये ब्लड बैंक्स में एज एंटीकोगुलेंट यूज होता है, ब्लड बैंक्स में एज एंटीकोगुलेंट यूज होता है, ठीक है। ये कुछ एंटीकोगुलेंट था। तो अभी तक मैंने पहले आपको थ्रोम्बोसाइटिस पढ़ा है, थ्रोम्बोसाइटिस में हमने देखा, ठीक, उसमें कुछ पॉइंट्स हमने लिखे, उसके बाद हमने कोगुलेशन ऑफ ब्लड को उठाया सर, इसके पीछे हमने मैकेनिज्म भी जाना, इसमें हमने पढ़े कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और विटामिन के की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैल्शियम आयंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने सर
कुछ एंटीकोगुलेंट्स लिखे लाइक द वेफेरिन लिखा सर, लाइक द हेपेरिन, वेफेरिन, EDTA, इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसिडिक एसिड। ये कुछ नोट, ये कुछ पॉइंट्स है, आप नोट्स में लिखोगे, ये आप नोट्स में लिखेंगे। एंड आई होप कि यहाँ तक जो भी हमने ब्लड में पढ़ा, पहले हमने पढ़े प्लाज्मा में हमने वाटर और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस पढ़े, उसके बाद हमने फॉर्मल एलिमेंट्स उठाए थे, फॉर्मल एलिमेंट्स में हमने एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स पढ़े। एंड आफ्टर दैट हम कोगुलेशन ऑफ द ब्लड पे आ गए। सर आपने कोगुलेशन क्यों पहले पढ़ा? क्योंकि मैंने अभी थ्रोम्बोसाइट्स पढ़े। थ्रोम्बोसाइट्स आर रिस्पांसिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, एंड दैट इज व्हाई वहां से थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है रिलीज होता है, उसी पे हमने कोगुलेशन पढ़ा। ठीक है, उसी बेस पे हमने यही पे कोगुलेशन को यहां से निपटाया। आई होप कि यहां तक आपने एक एक कंसेप्ट लिया होगा, और मैं यहां से गारंटी देता हूं कि ब्लड से इस साल भी क्वेश्चन पूछेगा। अगर 11th में हो, बोर्ड CBSE की तैयारी कर रहे हो, आपका भी क्वेश्चन ब्लड से बनेगा। एक बार मुझसे पढ़ोगे, दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी खामियां मेरी लेक्चर्स में रहती है, प्लीज आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए, सो दैट कि मैं परफेक्शन लाऊं, मैं उस पर काम करूं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? ब्लड ग्रुप्स। अब लिखिए आप हेडिंग ब्लड ग्रुप्स। अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, लिखिए आप ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स के बारे में हमको पढ़ना है। सॉरी, ब्लड ग्रुप से पहले हम पढ़ेंगे लिफ। क्या? सॉरी फॉर दिस, ब्लड ग्रुप से पहले हम लिफ पढ़ेंगे। क्या सर आपने बोला जो अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन, पहले बोला कि व्हाट इज द नीड ऑफ द सर्कुलेशन, तो वहां पे आपने बोला कि अगर हम अपनी कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे या हायर इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, हमें टिश्यू यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एक तो सर यहाँ से ब्लड होता है जिसके बारे में आपने पढ़ाया। अब पढ़ाई हमें लिफ के बारे में, सो दैट हम जानेंगे व्हाट एक्चुअली इज द लिफ। एक डायग्राम से हम समझेंगे लिफ को। ठीक है, एक ही डायग्राम से हम लिफ को समझेंगे। ठीक है, ऐसे ही डायग्राम बनाना। ये ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज, यहां से क्या ट्रांसपोर्ट होता है? सर ब्लड होता है, ऐसे ब्लड कंडक्टर होता है। यहां से टिश्यू की बात करें, अंदर सब टिश्यू में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सर क्या होते हैं? सेल्स प्रेजेंट होते हैं टिश्यू में। देखिए बेटा, जब मैंने पहले ही बोला था कि जब आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड लाएगी फ्रॉम हार्ट टू, ये कहां से? हार्ट टू ऑर्गन्स आर्टरी ब्लड लाती है, और वहां से आर्टरी जो है ना, आर्टरी सर डिवाइड करती है। सर आर्टरी के डिवीजन और रिड्यूजन से कैपिलरी बनती है। कैपिलरीज का वॉल सर थिन होता है, जिसकी वजह से फिर अंदर जो है एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का। ठीक है, ये जो कैपिलरी है ना, ये टिश्यू में पहुंच गई। जो ही इस कैपिलरी में से ये ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ यहां से, कुछ ब्लड यहां से, ब्लड नहीं, कुछ इस ब्लड में से कुछ वाटर और वाटर सोल्यूट्स। ठीक है, वाटर और वाटर सोल्यूट्स यहाँ पे इस टिश्यू और सेल्स के दरमियान जो गैप्स होती है ना, इसमें चला जाता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट जो कैपिलरी होती है टिश्यू के अंदर, जब इसमें जब इसमें ब्लड यहां से कंडक्ट करेगा, ब्लड में से कुछ वाटर और वाटर सोल्यूट्स इसमें जाएंगे, सेल्स और टिश्यू के दरमियान जो गैप्स होते हैं इनमें जाएंगे। इसको हम कहते हैं सर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इंटरस्टिशियल
इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है कि जब इनसाइड द टिश्यू, जब यहां से कैपिलरीज में ब्लड कंडक्ट करेगा, इस ब्लड में से कुछ वाटर और वाटर सोल्यूट्स इन गैप्स में चले जाएंगे, जो गैप्स इस टिश्यू और सेल्स के दरमियान प्रेजेंट होता है। इस गैप्स में जब चलेगा वाटर एंड वाटर सोल्यूट लाइक प्रोडक्ट्स, और इसको हम सर कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंपोजिशन उतना ही होता है, याद रखना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंपोजिशन उतना ही होता है जितना जितना क्या होता है, जितना इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा में होता है, लाइक द कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। किसका कंपोजिशन? इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंपोजिशन, ठीक है। और यहां पे अंदर नेटवर्क ऑफ वेसल्स होते हैं। क्या? नेटवर्क ऑफ वेसल्स यहां पे होते हैं, उनको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। क्या कहते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स, जो लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पे नेटवर्क ऑफ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। वो क्या करते हैं? वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को यहां से पहले लेते हैं, फिर ड्रेन करते हैं वापस वेन्स में, ड्रेन करते हैं वापस वेन्स में। तो यहां पे हम लिखेंगे नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। ये जो नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स है ना, ये क्या करेंगे? ये इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को लेंगे और उसके बाद उसको ड्रेन करेंगे। किसमें? करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, ड्रेन करते हैं इनटू द वेन्स, ड्रेन करते हैं इनटू द वेन्स में, इसको ड्रेन करते हैं, वेन्स में वापस डालते हैं इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन वेसल्स में, इन लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट जो होते हैं ना, उस वक्त हम इसको कहेंगे कि लिम्फ है। कि जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल में प्रेजेंट होगा, उस वक्त हम इसको कहते हैं दिस इज लिम्फ, और ये लिम्फ है, ठीक है। और सर हमें बताए ये टिश्यू, ये इन गैप्स में ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्यों जाता है, इसकी फंक्शन क्या है? लिखिए फंक्शन क्या है इसकी बेटा, लिखिए फंक्शन क्या है। ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, bases, etc. between the blood and cells always occur through the fluid. ठीक है? Exchange of nutrients, bases between the cells, between the blood and cells, blood और cells के दरमियान exchange of nutrients, bases, etc. through this fluid, through this interstitial fluid जो हो जाता है maximally, ठीक है? Maximally इसी interstitial fluid से ये जो nutrients का exchange होता है ना between the blood and the cells, ये इसी की वजह से होता है। और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस लेता है एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स, उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। और जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट होता है ना, जो लिम्फेटिक सिस्टम फिर बनाते हैं, उसको उस वक्त हम लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ की ये फंक्शन है, ये क्या करते हैं? यहां से एक्सचेंज ऑफ, इसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और बेस होते हैं बिटवीन द सेल्स और ब्लड के दरमियान ये चीजें एक्सचेंज हो जाती है, दिस इज लिम्फ, ठीक है। देखिए आप फंक्शंस ऑफ लिम्फ के फंक्शंस अब लिखेंगे आप, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लिम्फ लिखिए ऊपर, फंक्शंस ऑफ लिम्फ लिम्फ की फंक्शंस आप लिखोगे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लिम्फ, पहली फंक्शन लिखेंगे आप, इसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है। स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो इम्यून रेस्पॉन्स में क्या रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए? रेस्पॉन्सिबल फॉर द immune response, responsible for the immune response of the immune system, याद रखना ये फंक्शन immune system, ठीक है। नंबर 2 फंक्शन आप लिखोगे, जो लिम्फ होता है ना, ये इंपॉर्टेंट कैरियर होता है न्यूट्रिएंट्स और बेसिस का, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर nutrients and hormones, ठीक है, हार्मोन्स। नंबर 3 आप लिखोगे
एक लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होती है इनसाइड द माइक्रोविलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो फैट की डाइजेशन में, फैट की एब्जॉर्प्शन में, जो फैट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, जिसकी वजह से फैट की एब्जॉर्प्शन होती है, उसको हम लैक्टेल कहते हैं, जो अभी डायग्राम में मैंने बनाई थी, ठीक है, लैक्टेल मैं बोल रहा हूं। एक स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होती है किसमें, माइक्रोविलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स होता है, जिसको हम लैक्टेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लैक्टेल कहते हैं, लैक्टेल कहते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा पॉइंट आप, fat is absorbed through lip in the lacteals. Fat is absorbed through the lymph present in lacteals, in intestinal villi, intestinal villi में, ठीक है, intestinal villi में जो लैक्टेल्स में लिप प्रेजेंट होते हैं ना, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट में मदद करता है। सो तीन फंक्शंस है सर लिप के। नंबर वन, इसके स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। नंबर टू, इज इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर द न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। एंड नंबर थ्री, फैट एब्सॉर्ब्ड थ्रू द लिप प्रेजेंट इन द लैक्टेल्स इन द इंटेस्टाइनल villi. These are the three main functions of the lip. तो यहां तक सर हमने पढ़ा ब्लड और लिप, यहां तक पढ़ा। अब हमें पढ़ना है ब्लड ग्रुप्स। अब हम ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और मजे में पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स हम मजे में पढ़ेंगे। तो आप लिखिए ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स लिखिए आप। ब्लड ग्रुप हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। जिसको कुछ भी पता नहीं है उसका भी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से हम ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम आरबीसी लेंगे, ठीक है, अगर हमने आरबीसी ली है, ठीक है, आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी है, आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है ना, इन्हें आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इस पे सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एंटीजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट कॉल्ड एंटीजन्स, ठीक है, उनको हम एंटीजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सो मैंने यहां से आरबीसी ली, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जिसको हम एंटीजन कहते हैं। ये जो एंटीजन है ना, एंटीजन डिफर करता है डिफरेंट पर्सन्स में। एक पर्सन में एक एंटीजन होगा एक टाइप का, दूसरे पर्सन में दूसरे टाइप का एंटीजन होगा, तीसरे पर्सन में तीसरे टाइप का एंटीजन होगा। ये डिफर करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ठीक है। क्या? एंटीजन, यानी एंटीजन डिफर इन डिफरेंट पर्सन्स, एंड इसी एंटीजन के बेस पे एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप होता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द आरबीसी। आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड द एंटीजन। इसको हम एंटीजन कहते हैं। ये जो एंटीजन है ना, ये डिफर करता है डिफरेंट पर्सन्स पे, और ये इसी एंटीजन के बेस पे डिफरेंट ब्लड ग्रुप हम बता सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्लड ग्रुप हम बता सकते हैं। तो यहां पे एंटीजन है, एंटीजन जो है ये डिफर करता है डिफरेंट पर्सन्स में, डिफर इन different persons, ठीक है, differ in different persons and give us specific blood group to them, give us specific blood group to them, ठीक है, blood group to them। इसी से specific blood group हम बता सकते हैं, ठीक है। आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें कुछ सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन डिफर करते हैं डिफरेंट पर्सन्स में, और इसी से स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप हम बता सकते हैं। इसी से स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप होता है हर किसी पर्सन में। तो चलिए इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, तो आपको पता यहां पे होना चाहिए कि एंटीजन के बेस पे हम ब्लड ग्रुप बता सकते हैं। एंटीजन के बेस पे ब्लड ग्रुप होता है, ठीक।
अब आप लिखोगे टू वेरी कॉमन टाइप्स ऑफ blood groups. Two very common types of blood groups. Two very common types of blood groups. Number one, ABO blood group. ठीक है, number one is ABO blood group. Number one is ABO blood group, and number two is RH blood group system. RH blood group system. तो दो very common type of blood groups पाए जाते हैं. नंबर वन इज ABO blood group system एंड नंबर टू इज द RH blood group system. तो यहाँ पे ट्विस्ट की बात ये है, ये दोनों हमारे NCERT पे दिए गए हैं और हमें इन दोनों को पढ़ना है और बहुत ही मजा है इन ब्लड ग्रुप्स को पढ़ने में. तो चलिए आप पहले लिखेंगे ABO blood group. ABO blood groups. ठीक है, ABO blood groups. तो लिखिए ABO blood groups. ABO blood groups. ABO blood groups. देखें, हम हिस्ट्री से ही चलेंगे. ABO blood groups. ठीक है, एक जर्मन बायोकेमिस्ट था जिसका नाम था लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर. 1901 में वो बायोकेमिस्ट था, जर्मन बायोकेमिस्ट था. ऑन द बेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बेस पे उसने बोला कि ब्लड जो है ना, इसमें कुछ डिफरेंट पर्संस का ब्लड जो है ना, इसमें कुछ बायोकेमिकल डिफरेंसेस आती है. उसने देखी कुछ बायोकेमिकल डिफरेंसेस, उसने 2 पर्संस का या 3 पर्सन का ब्लड लाया और ट्रांसफ्यूजन के बेस पे देखा. उसने देखा कि कुछ बायोकेमिकल डिफरेंसेस इस ब्लड में आते हैं, इसके ब्लड में आते हैं और उसके ब्लड में आते हैं. और उसके बाद उसने प्रपोज किया कि 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं क्या ब्लड में. 2 टाइप्स ऑफ ही कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. और उसे कंफर्म किया 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में. 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. मैं बात कर रहा हूं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की. एक जर्मन बायोकेमिस्ट था, इसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर. 1901 में ऑन द बेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बेस पे उसने बोला कि उसने 2-3 लोगों का ब्लड लिया और जब उसने इसको एनालाइज किया तो उसके बाद उसे पता चला कुछ बायोकेमिकल डिफरेंसेस आती है, इसमें कुछ बायोकेमिकल डिफरेंसेस है. और उसके बेस पे उसने बोला, उसने कंफर्म किया, प्रपोज किया 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट. यस, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं प्रेजेंट इन द ब्लड. ठीक है, नंबर 1. ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर बोला 2 टाइप्स ऑफ proteins are present in the blood. 2 types of proteins are present in the blood. Number one is the antigen and number 2 is the antibody. Number 1 is the antigen and number 2 is antibody. ठीक है, number 2 is antibody. तो हम पहले पढ़ेंगे पहला वाला प्रोटीन एंटीजन, उसके बाद एंटीबॉडी. एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस देखेंगे. आफ्टर दैट हम मेन टॉपिक पे आते हैं. ठीक है, और इसी से समझ फिर आता है अच्छे से, फिर इसी से परमानेंट मेमोरी बनेगी. तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में. नंबर 1 इज द एंटीजन, नंबर 2 इज द एंटीबॉडी. तो पहले हम पढ़ेंगे एंटीजन. ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे एंटीजन. लिखिए आप एंटीजन. ठीक है, एंटीजन आप लिखेंगे, ठीक है, एंटीजन आप लिखेंगे. तो पहला एंटीजन में देखोगे आप, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, याद रखना, ग्लाइकोप्रोटीन होता है present on the surface of the present glycoprotein. Number 1 point, glycoprotein ये present होता है on the surface of RBC. ये जो एंटीजन है ना, एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है. दैट इज वाई इसको हम कहते हैं कॉर्पस्कुल फैक्टर. क्या कहते हैं? कॉर्पस्कुल फैक्टर कहते हैं सर, कॉर्पस्कुल फैक्टर कहते हैं. ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटीजन, फर्स्ट टाइप ऑफ द प्रोटीन. दैट इज एंटीजन जो है ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द RBC. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कॉर्पस्कुल फैक्टर. ठीक है, नंबर 2 आप लिखोगे एंटीजन क्या होता है. एंटीजन क्या होता है? ये वो सबस्टेंस होता है सर, इट्स ए सबस्टेंस, ये सबस्टेंस होता है दैट कॉजेज द बॉडी, दैट कॉजेज द बॉडी, याद रखना, दैट कॉजेज द बॉडी
to provide, that causes the body to provide, that causes the body to produce an immune system against them, to produce an immune response against them, immune response against them. ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये एंटीजन। सर एंटीजन वो सबस्टेंस है जो हमारी बॉडी को काज करता है कि मैं आपका दुश्मन हूं, मैं एंटीजन हूं, मेरे खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स दो। इसको ये इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून सिस्टम को ये प्रिक करता है कि मैं आपका दुश्मन हूं, मेरे खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स दो। ये वो सबस्टेंस होता है जो काज करता है बॉडी को टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट देम, टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट देम, ठीक है, टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट देम, ठीक है। ये क्या है, एंटीजन। पहले एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। इसको दैट इज इसको हम कहते हैं कॉर्पस्कुलर फैक्टर। ये वो सबस्टेंस है जो हमारी बॉडी को प्रोड्यूस कॉज करता है टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट देम, यानी एंटीजन हो गया दुश्मन, ठीक है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ, याद रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीजन भी दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीजन्स। नंबर वन इज ए एंटीजन एंड बी एंटीजन, ठीक है। एंटीजन भी दो टाइप्स के होते हैं, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। किसी पर्सन के पास इनमें से एक हो सकता है, या तो ए होगा या तो बी एंटीजन होगा उसके आरबीसी पे, या तो दोनों हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं, ए बी एंटीजन भी हो सकता है, या तो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। तो मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट प्रोटीन, दैट इज एंटीजन। ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो ऑन दिस सरफेस ऑफ आरबीसी पे प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस्कुलर फैक्टर। ये वो सबस्टेंस होता है जो हमारी बॉडी को काज करता है कि मैं आपका दुश्मन हूं, मेरे खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स दो, ठीक है। एंड ये जो एंटीजन है, एंटीजन दो टाइप्स के होते हैं, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन, ठीक है। किसी पर्सन के पास इनमें से दो एक हो सकता है, या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है। किसी के पास दोनों हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं, ए बी एंटीजन हो सकते हैं, किसी के पास इनमें से कोई हो ही नहीं सकता। ये बात याद रखना, क्योंकि इसी से हम फिर ब्लड ग्रुप देखते हैं, ठीक है। अब आप लिखोगे एंटीबॉडी। क्या लिखोगे बेटा? सर एंटीबॉडी लिखेंगे। पहला प्रोटीन हमने देखा, दैट इज एंटीजन। अब हमें पढ़ाई एंटीबॉडी। सर अब हमें पढ़ाई एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी हमें पढ़ाई, ठीक है। एंटीबॉडी हमें पढ़ाई, ठीक है। एंटीबॉडी जो होता है ये गामा ग्लोबुलिन होता है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होता, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। एंड दैट इज इसको हम कहते हैं प्लाज्मा फैक्टर। क्या कहते हैं? प्लाज्मा फैक्टर। ये गामा ग्लोबुलिन प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्लाज्मा फैक्टर। ये जो एंटीबॉडीज होती है ना, ये रिकॉग्नाइज करते हैं फॉरेन सबस्टेंसेस को, रिकॉग्नाइज द फॉरेन सबस्टेंसेस। क्या ये फॉरेन सबस्टेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं? एग्जांपल अगर हम लेंगे, लाइक हम लेंगे जोमस लेंगे, ठीक है। लाइक जोमस, ठीक है। लाइक जोमस, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? जब ये रिकॉग्नाइज करता है एंड अलर्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम को, एंड अलर्ट your immune system to provide immune response against them, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटीबॉडी क्या होती है? सर ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा होती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्लाज्मा फैक्टर। ये वो सबस्टेंस होते हैं जो रिकॉग्नाइज करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, जो रिकॉग्नाइज करता है फॉरेन चीजें को, लाइक एंटीजन, लाइक जोम जो है ना, ये एंटीजन है, ये दुश्मन है। जब जो ही ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, ये इसको रिकॉग्नाइज करता है। जब ये रिकॉग्नाइज को करता है, उसके बाद ये क्या करता है? अलर्ट करता है इम्यून सिस्टम को। क्या इम्यून सिस्टम
सिस्टम, हमारे बॉडी में एंटीजन आ गया, आप एंटीबॉडीज बनाओ, ठीक है, आप एक रेस्पॉन्स दे दो, इम्यून रेस्पॉन्स दे दो, सो दैट के एंटीजन को ये खत्म कर देते हैं, सो दैट के एंटीजन को ये खत्म करते हैं। आई एम टॉकिंग एंटीबॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटीबॉडी। ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा फैक्टर, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज करते हैं फॉरेन सब्सटेंस को, लाइक जर्म फॉरेन सब्सटेंस, ये एंटीजन है, इसको ये रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद ये अलर्ट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को टू प्रोवाइड एन एक्टिव रेस्पॉन्स अगेंस्ट द एंटीजन्स, अगेंस्ट दीस जर्म्स, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन बोले तो दुश्मन, एंटीबॉडी बोले तो शील्ड, बचाने वाला, ठीक है। और यहाँ पे जो एंटीबॉडी होती है ना, ये टू टाइप्स के होती है, टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं, ए एंड बी, याद रखना, ए एंड बी एंटीबॉडीज होती है, टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होती है। देखिए किसी पर्सन के पास इनमें से एक हो सकते, या तो ए होगा या तो बी होगा, इनमें से दोनों हो सकते हैं, ए बी भी हो सकता है और इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। ये चीजें याद रखना एंटीजन और एंटीबॉडी में, एंटीजन और एंटीबॉडी में। अब हम देखते हैं, तो यहां पे आपको ये भी समझ आया होगा कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी ये इनकम्पैटिबिलिटी दिखाते हैं, ये मिसमैच दिखाते हैं कि अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, ठीक है, ये आपस में क्या दिखाएंगे, एग्लूटिनेशन दिखाएंगे, ये आपस में इनकम्पैटिबिलिटी दिखाएंगे, ये मिसमैच दिखाएंगे, क्योंकि एंटीबॉडी शील्ड होता है, एंटीजन दुश्मन होता है, दुश्मन जब आएगा शील्ड यहां से लड़ेगा, उसके बाद वहां से एग्लूटिनेशन हो जाएगी। दैट इज व्हाई मैं यहां पे बोल रहा हूं क्या इनकम्पैटिबिलिटी। तो लिखिए इनकम्पैटिबिलिटी किस किस के दौरान होती है, याद रखना, इनकम्पैटिबिलिटी यानी मिसमैच किस किस के दौरान होती है। अगर याद रखना, नंबर 1, बोथ एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी ए, नंबर 1 आप लिखोगे, बोथ एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी ए बोले तो सर एंटी हो गया अपोजिट, ए के अपोजिट। ये इनकम्पैटिबिलिटी दिखाते हैं सर, ये इनकम्पैटिबिलिटी दिखाते हैं, क्या इनकम्पैटिबिलिटी यानी मिसमैच दिखाएंगे, क्या बोथ एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए बोले तो एंटी ए यानी ए के खिलाफ एंटीबॉडी, ए के खिलाफ शील्ड, एंटीजन दुश्मन है, एंटीबॉडी क्या है, ये शील्ड है, ये आपस में इनकम्पैटिबिलिटी दिखाएंगे। जब ये पास में हम लाएंगे ये एग्लूटिनेशन करेंगे, अगर ये पास में आ गए एग्लूटिनेशन करेंगे, इट मींस दैट ये इनकम्पैटिबिलिटी दिखाता है, क्या दिखाता है, इनकम्पैटिबिलिटी दिखाता है। एंड नेक्स्ट आप लिखोगे बोथ एंटीबॉडी ए या बोथ एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी हम लिखेंगे, ए लिखा हमने, बोथ एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी, ठीक है, एंटीबॉडी बी, बोथ एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी बी, इसको हम एंटी बी भी कह सकते हैं, बी के खिलाफ एंटी बी, ये भी क्या है, ये भी इनकम्पैटिबल होते हैं, ये भी मिसमैच होते हैं, ठीक है, ये भी मिसमैच होते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी ये भी मिसमैच होते हैं। तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी दैट इज एंटी ए, ये इनकम्पैटिबल होते हैं। बोथ एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी यानी एंटी बी के खिलाफ ये भी क्या होते हैं, इनकम्पैटिबल होते हैं, ठीक है, ये भी इनकम्पैटिबल होते हैं, याद रखना ये बात, ठीक है। और अगर इनको हम पास में लाएंगे ना, ये क्या करेंगे सर, ये एग्लूटिनेशन करेंगे, क्या करेंगे, एग्लूटिनेशन, ये आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को खत्म कर सकते हैं, ठीक है, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, ठीक है, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, ठीक। ऑन द बेस ऑफ, लिखे ऑन द बेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट, एंटीजन के बेस में मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट, क्या ऑन द बेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं, 4 डिफरेंट
टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं। एक तो होता है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। तो इसी एंटीजन के बेस पे प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट हो उसके बेस पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं, उसके बेस पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं। नंबर 1 इज द ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन ए होता है। क्या एंटीजन ए होता है, एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ए यानी एंटी ए, ठीक है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी, ठीक है, नहीं एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी बी, ठीक है, एंटीबॉडी बी होती है, बी एंटीबॉडीज को एंटी बी भी, एंटी ए भी कह सकती हो, एंटी ए भी कह सकते हो। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ए ब्लड ग्रुप। इसके पास एंटीजन ए होता है इसके आरबीसी पे, दैट इज व्हाई इसको हम ए ब्लड ग्रुप कहेंगे, आपको ए ब्लड ग्रुप है। बट एंटीबॉडी बी के लिए बना के है, ठीक है, बी के लिए एंटीबॉडी बना के है, यानी एंटी ए, बी एंटीबॉडी होगी एंटी ए होगी कि ए के खिलाफ होता है, ठीक है। एंड नंबर टू अगर हम बात करेंगे बी ब्लड ग्रुप की, बी ब्लड ग्रुप पे भी हम बोलेंगे जब एंटीजन बी इसके आरबीसी पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंटीजन बी इसके आरबीसी पे प्रेजेंट होगा। एंड एंटीबॉडी किसके लिए बनाएगा सर? ए के लिए बनाएगा, एंटीबॉडी ए के लिए ये बनाएगा, इसको आप एंटी ए भी कह सकते हो, ए के खिलाफ, ठीक है, ए के खिलाफ। इट मींस दैट कि अगर मैं ए ब्लड ग्रुप की बात करूंगा, एंटीजन ए प्रेजेंट है, पर एंटीबॉडी किसके लिए बनाई है सर? एंटीबॉडी बी के लिए बनाई है, ठीक है, एंटीबॉडी बी के लिए बनाई है, एंटीबॉडी बी के लिए बना के रखी है, ठीक है, एंटीबॉडी बी के लिए बना के रखी है, एंटीबॉडी बी के लिए बना के रखी है। तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, इट मींस दैट बी इसको ब्लड नहीं दे सकता है, ए वाले को बी ब्लड नहीं दे सकता है, क्योंकि ए वाले के पास ऑलरेडी एंटी बी प्रेजेंट है, यानी बी के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। जो ही हम बी देंगे, एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे बी वाले को खत्म करेंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ए को हम बी नहीं दे सकते हैं। और हम बी की बात करेंगे, बी के पास एंटीजन बी होता है, बट एंटीबॉडी ए के लिए है, इसलिए बी को हम ए नहीं दे सकते, बी वाले को हम ए नहीं दे सकते, क्योंकि ए के लिए वहां पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए के लिए वहां पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है, क्योंकि इसीलिए हम बी को ए नहीं दे सकते हैं और ए को बी नहीं दे सकते। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप, दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप के पास बोथ एंटीजन होते हैं प्रेजेंट, बोथ ए एंड बी एंटीजन, बोथ ए एंड बी एंटीजन एंड एंटीबॉडी यहाँ पे क्रॉस होती है, नील होती है, एंटीबॉडी यहाँ पे नील होती है, एंटीबॉडी यहाँ पे नील होती है। एंटीजन तो बोथ ए एंड बी प्रेजेंट होता है, बट एंटीबॉडी ए बी के पास नहीं होती है। दैट इज व्हाई ए बी को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। अगर ए बी को ए भी देगा तो कोई परवाह नहीं, बी भी देगा कोई परवाह नहीं, ठीक है। एंड नंबर थ्री हम बात करेंगे, ओ भी देगा, ओ यूनिवर्सल डोनर, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ओ भी इसको दे सकता है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि सर वहां पे कोई शील्ड ही प्रेजेंट नहीं है, वहां पे कोई एंटीबॉडी ही प्रेजेंट नहीं है। दैट इज व्हाई ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि एंटीबॉडी वहां पे प्रेजेंट नहीं है। आप इसको कोई भी ठोको ये रख देगा, क्योंकि इसको बचाने वाला कोई नहीं है बेटा। तो यहाँ पे हम ए बी को कह सकते हैं ना, इट इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि एंटीबॉडी कोई प्रेजेंट नहीं होती है। अब हम ओ को देखेंगे बेटा, जो ओ होता है, ओ के पास बेटा एंटीजन एब्सेंट होते हैं, एंटीजन कोई प्रेजेंट ही नहीं होता है, एंटीजन कोई प्रेजेंट ही नहीं होता है। बट बोथ एंटीबॉडीज बोथ होती है, ठीक है, एंटीबॉडीज बोथ होती है, ठीक है, बोथ एंटीबॉडीज ए एंड बी एंटीबॉडीज में प्रेजेंट होती है। इट मींस एंटीजन कोई प्रेजेंट नहीं है जिसको फिर कोई एंटीबॉडी फिर रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन है, दुश्मन ही इसमें कोई नहीं है। दैट इज व्हाई ओ ब्लड ग्रुप जो है ना, इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। क्या? यूनिवर्सल डोनर इसे कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर इसे कहते हैं। ये सबको यहां से दे सकता है, बट ले सकता है ओनली किससे? सर ये ओ से ही ले सकता है, ठीक
ठीक है। वाइल एज अगर हम बात करेंगे ए बी ब्लड ग्रुप की, ए बी ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी कोई नहीं होती है, दैट इज इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सो यहाँ पे ये 4 ब्लड ग्रुप्स आपके सामने। आई होप कि आपने ये समझे होंगे, आपने ये समझे होंगे। अब एक यहाँ पे हम बनाएंगे, एक डब्बा बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम सभी समझेंगे और उसी डब्बे को आप देखोगे एंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम इस टेबल में देखेंगे, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, ए के पास कौन एंटीजन होता है सर? ए एंटीजन होता है। एंटीबॉडी प्लाज्मा में कौन होती है सर? एंटी बी। तो डोनर्स ग्रुप ए एंड ओ, यानी जो ए है ना, ए से ले सकता है ब्लड और ओ से ले सकता है। सर ओ से क्यों? ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, और रेसिपिएंट ए और ए बी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बी ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, सर एंटीजन बी प्रेजेंट होता है इसके आरबीसी पे और एंटीबॉडी ए के लिए बना के है, ठीक है, और डोनर्स ग्रुप बी एंड ओ, ठीक है, रेसिपिएंट्स ग्रुप बी एंड ए बी, ठीक है। ऐसे ही ए बी की अगर हम बात करेंगे, एंटीजन ए एंड बी, एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं बट एंटीबॉडी कोई प्रेजेंट ही नहीं होती है, दैट इज वाई ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है। ए बी ओ इसको दे सकते हैं डोनर, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, बट यहाँ से ए बी को ही दे सकता है, ठीक है। अगर हम ओ की बात करेंगे, एंटीजन और आरबीसी कोई एंटीजन नहीं होता है बट एंटीबॉडी दोनों के लिए होती है एंड बी के लिए, दैट इज वाई ये डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है, एंटीजन कोई प्रेजेंट ही नहीं है। ये तो ले सकता है ओ से बट यहां से दे सकता है ए को भी, ए बी को भी, बी को भी, ओ को भी, ठीक है। यहां से आप लिखोगे ओ को यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि सर यहाँ पे एंटीजन कोई प्रेजेंट नहीं होती है। और अगर हम बात करेंगे ए बी को, ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको कहा, वो भी पहला वाला दैट इज ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखो कहां से मैंने आपको लाया और कहां तक पहुंचाया, और इसी टेबल से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिवर्सल डोनर के बारे में, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सडन एक्सीडेंट हुआ और हमको पता ही नहीं है कि इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप क्या है और ब्लड की नीड है इसको, तो आप कौन सा ब्लड ग्रुप इसको देंगे? सर ओ देंगे, क्योंकि ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आई होप कि यहां तक आपने समझा होगा ब्लड ग्रुप, दैट इज ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप। अब हम लिखेंगे, अगर ए बी ओ ब्लड ग्रुप में इनकम्पैटिबिलिटी होती है ड्यूरिंग द नॉर्मल, एंड अगर प्रेगनेंसी में इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी किसकी? ए बी ब्लड ग्रुप की, ए बी ओ ब्लड ग्रुप की, तो उस वक्त क्या होगा वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको हम छोड़ देते। चलो हम आगे हम चलते हैं, दैट इज आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम, आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखिए मैंने भी जो पहले आपको बोला ना कि अगर ए बी ओ में जो ब्लड ग्रुप अगर इसमें इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए उससे क्या हो जाएगा, मैं ऐसे ही बोलूंगा आपको कि अगर डोनर का ब्लड ग्रुप बी है, डोनर का ब्लड ग्रुप बी है, और किसी भी वजह से बाई चांस, ठीक है, गलती की वजह से हमने बी ब्लड ग्रुप भर दिया ए वाले को, ठीक है, ए वाले के पास कौन सी एंटीबॉडी है? बी के लिए एंटीबॉडी है, बी के लिए शील्ड है। यहां से एग्लूटिनेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी? एग्लूटिनेशन हो जाएगी, इनका जंग हो जाएगा और यहां पे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लम्प्स बनते हैं इनसाइड द वेसल। जब क्लम्प्स बनेंगे ना, उसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है एडल्ट की भी, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पहले खुद देखना पड़ता है कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, उसके बाद, क्योंकि ये एग्लूटिनेशन ना हो जाए, ये ब्लड के क्लम्प्स ना बन जाए, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान देखिए, अगर प्रेगनेंसी में लेंगे मदर को, हम लेंगे ब्लड ग्रुप, उसका ब्लड ग्रुप ए है, और फीटस जो इसके इनसाइड है वो उसमें ब्लड ग्रुप बी है, क्या ब्लड ग्रुप बी है। तो इट मींस दैट कि थ्रू द प्लेसेंटा मैटरनल ब्लड इस फीटल ब्लड में चला जाएगा और मैटरनल ब्लड की जो एंटीबॉडीज है उस फीटल ब्लड के इस एंटीजन को खत्म कर देंगे, और जब ये खत्म करेगा इसको तो आरबीसी डैमेज हो जाएंगी, और आरबीसी डैमेज हो जाएगी ना, उसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है,
जॉन्डिस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, उसको हम कहते हैं हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। दिस इज द इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, आपको पता ही है कि इनकम्पैटिबिलिटी से मिसमैच से क्या हो जाता है, क्लम्प्स बन जाएंगे, सडन डेथ हो सकती है इंसान की। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि पहला ब्लड का चेकअप करना है अच्छे से और अच्छे मेडिकल सेंटर्स पे, सो दैट कि आपको पता चले कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। तो इन जो है इन चीज़ों से हम बच जाएंगे। अब नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है दैट इज RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्या है बेटा? RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। उसमें RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ना, उसमें RH फैक्टर होता है, वो भी एक प्रोटीन होता है जो एंटीजेनिक प्रोटीन होता है जो प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसमें आपकी एनसीईआरटी पे दिया गया है कि अगर इसकी RH ब्लड ग्रुप जो है, अगर इसकी इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी वजह से क्या हो जाता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी पे मेंशन है और हम ये पढ़ने जा रहे हैं। आई होप कि आप अच्छे से ध्यान रखोगे एंड आपका ये क्लियर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपको ब्लड में से गलत नहीं हो जाएगी। मैं वसूख के साथ बोलता हूँ, अपनी मेहनत करके बोलता हूँ आपको, क्योंकि एक वीडियो मैंने इस पर बनाया था, मुझे लगा उसमें कुछ थोड़ा रह गया, इसीलिए मैंने 2 घंटे का वीडियो डिलीट करके, जिसको 5 घंटे लगते हैं बनाने में, दूसरा वीडियो भी बना रहा हूं ब्लड ग्रुप पे। आई होप कि आप ऐसे इसको पढ़ो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और नोटिस बनाओगे, और उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा ना, आप मेरे पास आ जाना, सर आपके पढ़ाने से मेरा क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम लिखेंगे, दैट इज RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो बिल्कुल एनर्जी से हम पढ़ेंगे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम हम बिल्कुल एनर्जी से पढ़ेंगे। लिखिए ऊपर RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्या बेटा? RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। पहले आप लिखोगे RH फैक्टर क्या होता है, RH फैक्टर क्या होता है, RH पॉजिटिव फैक्टर क्या होता है। लिखिए, लिखिए RH के बारे में, एक सेकंड ऐसे ही रुक लेना। ठीक है, आप लिखिए RH के बारे में। ये एंटीजेनिक प्रोटीन होता है, इट इज एन एंटीजेनिक प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC। एंटीजेनिक प्रोटीन present on surface of RBC, present on surface of RBC। RBC के सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है, ये RH फैक्टर एंटीजेनिक प्रोटीन होता है जो RH जो किस पे प्रेजेंट होता है, सर ऑन द सरफेस ऑफ RBC। ठीक है, फर्स्ट इसको डिस्कवर किया है, फर्स्ट डिस्कवर्ड by Landsteiner and Wiener in 1940 on the RBCs of rhesus monkey, RHESUS, rhesus monkey, इसको हम rhesus macaca कहते हैं स्पीशीज को। ठीक है, ये लैंडस्टीनर और विनर साहब जो थे, लैंडस्टीनर ज्यादा इसी के साथ करते हैं, बायोकेमिस्ट था। ठीक है, लैंडस्टीनर साहब इसी के साथ करता था। लैंडस्टीनर साहब ने क्या किया, इन्होंने एक रेसस मंकी को पकड़ा और RBC निकाली, और जब इन्होंने एनालाइज किया इन RBCs को, उस पे RH फैक्टर प्रेजेंट था, एंटीजेनिक प्रोटीन प्रेजेंट था ऑन द सरफेस ऑफ RBC इन 1940। ठीक है, इन 1940 एंड लेटर, और हम लेटर बात करेंगे। ठीक है, लेटर बात करेंगे, लेटर इट वाज फाउंड 80% of humans are RH positive. Humans are RH positive. ठीक है, RH पॉजिटिव। लेटर ऑन ये फाउंड किया गया है, देखा गया है कि 80% ह्यूमंस RH पॉजिटिव है। इट मींस दैट कि RH फैक्टर एंटीजेनिक प्रोटीन उनके RBC में भी प्रेजेंट है, तो चलिए हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में देखिए। अब आप लिखोगे ऊपर आप लिखोगे RH incompatibility during pregnancy, RH incompatibility during pregnancy, RH
incompatibility, RH incompatibility during प्रेगनेंसी के दौरान अगर RH का मिसमैच हो गया, उसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर यही RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी प्रेगनेंसी के दौरान, एज 80% ऑफ द ह्यूमंस आर RH पॉजिटिव। अब हम इसकी इनकम्पैटिबिलिटी देखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर RH पॉजिटिव मेल है, याद रखना RH पॉजिटिव मेल है और RH नेगेटिव फीमेल है, अगर RH पॉजिटिव मेल है और RH नेगेटिव फीमेल है, जो इनका चाइल्ड आ जाएगा ना, वो ऑलवेज चाइल्ड ऑलवेज RH पॉजिटिव आता है। क्या आता है? RH पॉजिटिव आता है। अगर RH मेल हो और RH फीमेल हो, इनकी शादी हो गई, तो जो बच्चा बनेगा ना वहां पे, वो ऑलवेज RH पॉजिटिव आ जाएगा। याद रखना, वो ऑलवेज RH पॉजिटिव आ जाएगा। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द RH इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो RH पॉजिटिव क्या है सर? मेल है RH पॉजिटिव। RH नेगेटिव क्या है सर? RH नेगेटिव फीमेल है। इनका बच्चा क्या जाएगा? ऑलवेज सर, इनका बच्चा ऑलवेज आता है, चाइल्ड ऑलवेज आता है चाइल्ड ऑलवेज आता है RH पॉजिटिव। तो यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी शुरू होने जाएगी कि ये जो बच्चा है, जो फीटस है ना, फीटस तो RH पॉजिटिव है, क्योंकि RH पॉजिटिव मेल है, RH नेगेटिव फीमेल है, ऑलवेज बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव बन जाएगा, ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे RH नेगेटिव अब मदर इज RH नेगेटिव, और जो फीटस है जिसके वॉम में भी डेवलप हो रहा है ना, ये क्या है? ये RH पॉजिटिव है। इट मीन्स दैट यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। देखिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, याद रखना, ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो ही बच्चे को डिलीवर करना होता है, उस वक्त प्लेसेंटा कट हो जाता है, ठीक है। प्लेसेंटा को कट करना पड़ता है। जिस वक्त प्लेसेंटा यानी डिलीवरी, पहले बेबी की डिलीवरी होने जा रही है, ठीक है, प्लेसेंटा कट किया गया है, और उस वक्त क्या हो जाता है, जो RH पॉजिटिव बच्चा है, जो RH पॉजिटिव फीटस है, इसमें से कुछ फीटल सेल जो है ये मदर के ब्लड में चले जाएंगे। तो प्लेसेंटा जो है कट किया जाता है, सम फीटल सेल्स enter in maternal blood, ठीक है, enter in maternal blood। जब मैटरनल ब्लड में एंटर हो जाएंगे ये फीटल सेल्स, तो इट मींस दैट फीटल सेल्स इज RH पॉजिटिव, ठीक है। इसमें एंटीजेनिक प्रोटीन है RH पॉजिटिव। यहां से मैटरनल ब्लड में, याद रखना मेरा बेटा, मैटरनल ब्लड में WBC एक्टिवेट होते हैं और एंटीबॉडीज बनाते हैं। किसके लिए? एंटीबॉडीज यानी एंटी RH पॉजिटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एंटी RH पॉजिटिव बनाएंगे। इसके लिए, किसके लिए? इन सेल्स के लिए, जो सेल ड्यूरिंग प्लेसेंटा की कट जो हो जाता है, उस वक्त कुछ फीटल सेल्स कहां पे चले जाएगी? एंटर करेंगी मैटरनल ब्लड में, और वहां से WBC स्टिमुलेट हो जाएगी और ये एंटीबॉडीज बना के रखेगी। क्या बना के रखेगी? एंटीबॉडीज ने बना के रखी। तो पहला चाइल्ड जो आएगा ना, वो नॉर्मल, उसकी डिलीवरी नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है। तो उसकी डिलीवरी अब नॉर्मल आ जाएगी। तो यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी तो हो गई पहले बच्चे की, ठीक है, बट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो मैटरनल ब्लड है ना, मैटरनल ब्लड है ना, यहाँ पे मैटरनल ब्लड में क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंटी RH बन के रहता है, ठीक है, एंटी RH, क्योंकि वहां पे कुछ फीटल सेल चली गई मदर के ब्लड में, और वहां पे WBC स्टिमुलेट हो जाते हैं और मदर के ब्लड में एंटी RH बन के रहते हैं, एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव, ठीक है। और ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी, याद रखना, ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान यहां पे प्रॉब्लम अब आ जाएगी। देखो, RH पॉजिटिव क्या है? RH पॉजिटिव
बच्चा है, ठीक है, फीटस क्या है, RH पॉजिटिव, फीमेल क्या है, RH नेगेटिव तो है, बट यहाँ पे एंटी RH एंटीबॉडीज किसके लिए बना के है, RH पॉजिटिव बच्चे के लिए, RH पॉजिटिव फीटस के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रू द प्लेसेंटा ये एंटीबॉडीज यहाँ पे थ्रू द प्लेसेंटा इस फीटस के ब्लड में चले जाएगी। जब ये एंटीबॉडीज इस फीटस के ब्लड में चले जाएगी, वहां पे क्या हो जाएगा सर, इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी, और यहां से ये जो एंटीबॉडीज इस मदर के ब्लड में है ना, ये इस बेबी, ये जो फीटस है ना, फीटस के ब्लड को क्या करेगी सर, ये एंटीबॉडीज के साथ यहाँ पे एग्लूटिनेशन हो जाएगी, यहाँ पे मिसमैच हो गया और जंग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को हम कहते हैं एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। क्या, याद रखना, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं। जब ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी, जब एंटीबॉडीज मदर की मैटरनल ब्लड से एंटीबॉडीज फीटल ब्लड में चले जाएंगे, वहां पे एग्लूटिनेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा सर, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, तो उसको हम, उस कंडीशन को हम एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो चलिए हम देखते हैं एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस से क्या हो जाएगा इस फीटस को, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ठीक है, फीटालिस, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस जो है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस से, इसकी वजह से causes immediate death to the baby, बेबी की इमीडिएट डेथ हो जाती है, ड्यू टू द कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, ड्यू टू द कंजेस्टिव हार्ट डिजीज की वजह से इमीडिएट डेथ हो जाती है इस बेबी की, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, ठीक है। और सेवरल हेमोलिटिक एनीमिया होता है, सेवरल हेमोलिटिक एनीमिया होता है, एनीमिया जॉन्डिस होता है, ठीक है, एनीमिया जॉन्डिस होता है, या ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, चाइल्ड्स ब्रेन जो होता है ना, चाइल्ड्स या बेबीज ब्रेन जो होता है ना, ये ब्रेन क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है इसकी ब्रेन को। तो यहाँ पे सर बिलिरुबिन कैसे आ गया, और प्रश्न बिलिरुबिन कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे एग्लूटिनेशन हो गया और आरबीसी डिस्ट्रॉय होके वहां से ज्यादा ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन हो जाता है, और बेबीज का जो ब्रेन होता है ना, उसकी डेथ हो जाती है, या ये सडन डेथ हो जाती है बेबी की ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, सेवरल हेमोलिटिक एनीमिया होता है, जॉन्डिस होता है इस एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस की वजह से। आई होप कि आपने RH इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पे समझा होगा। मैं बोल रहा हूँ कि RH फैक्टर क्या होता है, देखो 1 मिनट में रिवाइज करूंगा मैं। RH फैक्टर क्या होता है सर, RH फैक्टर जो एक एंटीजेनिक प्रोटीन होता है जो प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ RBC। लैंडस्टर वीनर साहब 1940 में इन्होंने रेसस मंकी को लाया, रेसस मैकेको को लाया, उसके RBC को देखा, तो वहां पे उसने इसको डिस्कवर किया है इस RH फैक्टर को, और उसके बाद देखा गया है कि 80% ऑफ द ह्यूमंस आर सर RH पॉजिटिव। सर उसके बाद हमारा टॉपिक था कि अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैच हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी वजह से फीटस पे क्या असर पड़ेगा। मैंने बोला जब RH पॉजिटिव मैन हो गया और RH नेगेटिव फीमेल होगी, जो उनका बच्चा आ जाएगा ना, ऑलवेज आता है RH पॉजिटिव। जो RH पॉजिटिव ये फीटस है ना, ये किसके वॉर्म में भी डेवलप हो जाएगा सर, RH नेगेटिव मदर में, RH नेगेटिव मदर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब पहली प्रेगनेंसी के दौरान जब प्लेसेंटा कट किया जाता है, तो वहां पे कुछ
फीटल ब्लड मैटरनल ब्लड में चला जाता है, ठीक है, यानी RH पॉजिटिव ब्लड कहाँ पे गया, मैटरनल ब्लड में, और फर्स्ट डिलीवरी बेबी की अच्छी हो जाती है, ठीक है, जो फर्स्ट बेबी होता है वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जो ही ये ब्लड फीटल ब्लड मैटरनल ब्लड में चला जाता है, वहां पे WBC जो होती है वो एक्टिवेट होके अपना रेस्पॉन्स देके ये एंटीबॉडीज बना के रखती है RH पॉजिटिव के लिए, एंटी RH बना के रखती है। तो सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान जब ये RH पॉजिटिव क्या ये फीटस होता है और RH नेगेटिव फीमेल होती है, और उसमें एंटीबॉडी किसके लिए बना के है, RH पॉजिटिव के लिए, वो थ्रू द प्लेसेंटा किसके ब्लड में चले जाएंगे सर, ये फीटस ब्लड में चले जाएंगे, और वहां पे वो एग्लूटिनेशन दिखाएंगे, उसको हम कहते हैं एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। उसमें सेवरल डेथ हो जाती है, इस फीटस की, इस बेबी की डेथ हो जाती है, और ड्यू टू द हेमोलिटिक ड्यू टू द कंजेस्टिव हार्ट डिजीज वहां पे हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, वहां पे जॉन्डिस होता है, ठीक है, और ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ द बिलिरुबिन यानी RBC डिस्ट्रैक्ट होती है, RBC डिस्ट्रैक्ट होती है, वहां से बिलिरुबिन निकलेगा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द बिलिरुबिन की वजह से, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द बिलिरुबिन की वजह से बेबी का ब्रेन डेथ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है सर, उस कंडीशन को हम एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो सर हमें बताए इस प्रॉब्लम से अब बाहर कैसे आ गया साइनस ने कैसा काम किया सो दैट कि इस प्रॉब्लम से हम बाहर आ गए। अब ड्यूरिंग द जो ही RH पॉजिटिव बेबी जन्म लेता है, जो ही RH पॉजिटिव बेबी RH पॉजिटिव क्या जब ये बर्थ लेगा, जब ये जन्म लेगा, एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इसका मतलब है पहला बच्चा आ गया, इसका मतलब है कि कुछ सेल्स इस फीटल ब्लड की चली गई किसमें, मदर के मैटरनल ब्लड में, ठीक है, मैटरनल ब्लड में। तो RH पॉजिटिव जो है ना, RH गो इस तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ही बर्थ हो जाती है RH पॉजिटिव की, तो यहाँ पे एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है मदर को, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है मदर को, इसको हम रोडी कहते हैं या रोगाम, ठीक है, इंजेक्शन दिया जाता है, दैट इज रोगाम, RHOGAM, रोगाम दिया जाता है एक मदर को, जो रोगाम है, जो ही ये दिया जाता है तो जो यहाँ से फीटल ब्लड, जो फीटल की कुछ ब्लड सेल चली गई मैटरनल ब्लड में, वो इनको जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्ट करता है क्योंकि एंटीबॉडी से बनने नहीं देता है, एंड सो दैट ये क्या करता है, सो दैट यहाँ से सेकंड प्रेगनेंसी भी फिर आराम से हो जाएगी, सेकंड प्रेगनेंसी में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। दिस इज द, अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये चीजें ये एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटल्स उसी वक्त हो जाएगा जब RH पॉजिटिव मेल हो और RH नेगेटिव फीमेल हो, जब RH पॉजिटिव मेल हो, RH नेगेटिव फीमेल हो, ठीक है, यही क्वेश्चन में बनता है। अगर RH पॉजिटिव फीमेल होगी ना, RH पॉजिटिव मेल होगा, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। ये दो बातें याद रखना, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटल्स ये प्रॉब्लम तभी आ जाएगी, ये मिसमैच तभी हो जाएगा जब RH पॉजिटिव मेल होगा, RH नेगेटिव फीमेल होगी, उस वक्त प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी जिस वक्त RH पॉजिटिव फीमेल होगी और RH नेगेटिव मेल होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुप्स एंड द ब्लड पार्ट यहाँ पे हमने खत्म किया। देखिए, पहले मैंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उठाया था, उसमें पहले वेसल्स तो पढ़े, ठीक है, उसके बाद वेसल्स में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, नींबू पानी होता है, नहीं सर नींबू पानी नहीं होता है, इनमें से ब्लड होता है। तो ब्लड के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, ब्लड का कंपोजिशन देखा, उसके बाद हमने ब्लड ग्रुप्स पढ़े, कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ा, एंड आई होप कि अगर इनमें से एक क्वेश्चन आपको आया तो आपको जरूर वो आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप्स यहाँ पे हमने कंप्लीट किए, एंड आई होप कि आप अच्छे तरीके से इनको देखोगे, ठीक है, अच्छे तरीके से वीडियोस देखोगे, खुद के नोट्स बनाओगे, और पहले 2 बार नोट्स पढ़ोगे, एक बार वीडियो देखोगे या 2 बार वीडियो देखोगे, एक बार ही देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप टॉपिक वाइज MCQ उठाओगे, ठीक है, लाइक कोई भी आपने बुक उठाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, उसके बाद आप देखोगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसी हिसाब से आप पढ़ोगे। और मैंने आपको हर किसी यहाँ पे पॉइंट पे मैंने बोला कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुप्स, एंड ये
जो है ना इसको मैं पार्ट 2 लिखूंगा ब्लड ग्रुप्स में, ठीक है, ब्लड ग्रुप पार्ट 2, इसको मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। एंड आई होप कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे और आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे और मेरे वीडियोस और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू सो मच।